कैंपस, हायर स्टडीज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईएम्स में जातीय दमन, भेदभाव एक आम समस्या है। लेकिन जो दमन करने वाले लोग हैं, चाहे पुलिस में रहे, प्रशासन में रहे, उन समुदाय के लोग पर कभी जो है ना कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कभी इसके खिलाफ नहीं बोलते। 2012 में थोराट कमेटी बनी थी और उन्होंने कई रिकमेंडेशंस दिए थे और 2012 का वो एक तरह से ऑफिशियल ऑर्डर भी था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया तबीयत से। पार्शियल कहने के लिए कुछ खाना पूर्ति होता है कभी-कभी, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकता हूँ। रोहित वेमुला की शहादत, पायल तडवी सब कैंपस एट्रोसिटीज के सब शिकार रहे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में दोनों की माताओं ने एक मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा और सरकार से जब पूछा तो जनवरी 26 में यूजीसी एक्ट आया 2026। सवर्ण समुदाय तथाकथित जो अपने आप को जनरल कहते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया 2-3 दिन और 3 दिन में ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। फिलहाल देश भर में अभी तक की सूचना के हिसाब से जो दलित बैकवर्ड समुदाय के लोग हैं, लगातार देश के कोने-कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में एक तरह का सन्नाटा है। कहीं कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर आपको जो दिखाई देगा, उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश भर में कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चर्चा आज इसी बात पर। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं है, ये मामला संस्कारों का भी है। अगर बच्चों को घर से आप अच्छे संस्कार सिखलाएँ कि भेदभाव नहीं करना है, सब इंसान बराबर होते हैं, तो कई बार कानून की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दूसरी बात है कि जो पीड़ित समुदाय है, वो पीड़ित समुदाय अगर ऑन द स्पॉट उसी तरह से जवाब देने की आदत डाले, तो रेसिस्टेंस करे, तो इससे भी बहुत हद तक बात जो है ना, वो सुधरती है। कई बार जुल्म को, दमन को सहना भी अपने आप जो है ना एक तरह का समझिए मैं अपराध ही समझता हूँ। इसलिए जवाब तो उचित समय पर और समय-समय पर देते रहना चाहिए। इससे एक तरह का डिटरेंट भी तय होता है क्योंकि जब दलित रेसिस्ट करता है, जब मुँह पर जवाब देता है, तो उसकी चोट हड्डी तक जाती है। तो ये भी मैं कई बार कहता हूँ। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाषिनी अली जी हैं। बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, खास तौर से हिंदी पट्टी उत्तर प्रदेश में। स्वागत है मैम। नस जी, बताएँ कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मैं तो इसको थोड़ा-सा एक बड़े संदर्भ में देख रही हूँ। जी, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि ये एक मनुवादी सरकार है, लेकिन पूरी तरह से हम समझ नहीं पाते या लोगों को समझा नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि अलग लोगों के लिए अलग कानून होगा। हुँ। अपराधी कौन है, इसके आधार पर उसको दंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। किसके साथ किस जाति अपराध का हुआ अपराधी है? है? जी, किस जाति का अपराध किस जाति हाँ, का अपराधी है किस उसको? जाति का या किस धर्म का? देखिए, अभी हुँ, ये मामला आया है और कोई भी मतलब मैं बड़े-बड़े देख रही हूँ लेख, अग्रलेख वगैरह, कहीं भी बताया नहीं जा रहा है कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। रोहित जी, वेमुला की जो एक संस्थागत हत्या हुई थी और उसकी जाँच को लेकर के उसका जो उत्पीड़न हुआ था, जो वो अंत में बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके बाद लगातार आईआईटी, आईआईएम, एम्स जो सबसे अच्छे शैक्षणिक संस्थान है हमारे देश के, वहाँ पर इस तरह का उत्पीड़न हम लोगों ने देखा। जो आदिवासी कोई डॉक्टर थी या कोई दलित इंजीनियर था, लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया वगैरह वगैरह। उसके बाद ये जबरदस्त एक मांग उठती रही कि जो शैक्षणिक संस्थानों में जो दलित जाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, जो अति पिछड़े हैं, इन तमाम लोगों की विशेष सुरक्षा की ज़रूरत है। और इसके जी, लिए फिर ये गाइडलाइंस बनाए गए। अब 1-2 सरकारों ने कुछ कानून भी बनाए हैं, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी वापस हो जाएँगे डर के मारे। इसके साथ ही हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि आपको याद होगा कि जो पहली लिंचिंग की घटना हुई थी, वो दादरी में अखलाक के साथ
उसके घर में घुस करके उसको लोगों ने मार डाला और अपराधी मतलब उनको चिन्हित किया गया, जो हत्यारे थे उनको बंद किया गया और अब अचानक इतने सालों के बाद मतलब ये घटना है 2013 या 14 की, इस तरह जी, से। और अब 10 साल के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मतलब बेहूदगी की सीमा पार करते हुए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी कि ये केस वापस होना चाहिए, उन लोगों के ऊपर मुकदमा वापस होना चाहिए जिन्होंने हत्या की है, जिनकी हत्या देखी गई है हत्या करते हुए और क्यों समाज में शांति बनाए रखने के लिए, समरसता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि इन अपराधियों के ऊपर मुकदमा वापस लिया जाए। वो तो खैर कहिए कि एक जो जज थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के उन्होंने इसको नहीं माना, काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से इसको खारिज कर दिया। लेकिन अभी वो मामला जी, चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। अब आप देखिए यही चीज़ अब यहाँ पर हो रही है, उसको लोग जोड़ के देख नहीं रहे हैं। जो लोग यूजीसी के इन गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, वो चाहते क्या हैं? वो चाहते ये हैं कि उनको बिल्कुल छुट्टा छोड़ दिया जाए जी, जिनको वो अपने से कमजोर जात का समझते हैं उसका उत्पीड़न करने के लिए इसको वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं और उनका ये मानना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा जो मामला है बहुत ज्यादा सिर्फ ये नहीं है कि पीड़ित जातियों के साथ अन्याय है वगैरह जैसे लोग देख रहे हैं। ये एक पूरी जो कानून की व्यवस्था है हमारे देश में, उसको ही पलट देने का ये पूरा काम चल रहा है, पूरा हुँ, ये खेल चल रहा है और आप इसको रोज़ देखेंगे, इसका क्रियान्वयन आप रोज़ देखेंगे। अब आप देखिए क्या हुआ, थोड़ा हम लोग देखें, यूजीसी गाइडलाइंस आई, क्या है? दरअसल वो बहुत कमज़ोर हैं। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम, एम्स सरकार ये केंद्र सरकार की जो संस्थाएँ हैं, उनको बिल्कुल इससे बाहर कर दिया है। उनके हुँ, ऊपर ये नए गाइडलाइंस भी लागू नहीं होंगे। तो हम और आप, हमारी पार्टी सीपीआईएम सब लोग ये माँग कर रहे थे कि ये बहुत कमज़ोर है। इसको तो और ज़्यादा पुख्ता बनाने की स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है, इससे न्याय नहीं होगा। ये हम लोगों का कहना था, हम लोगों का मानना था। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे, उनके स्वर क्या थे? कि ये सवर्णों के साथ अन्याय है। क्या अन्याय है भाई? ये तो यही कह रहा हुँ, है कि जो ये कमज़ोर तबकों के लोग हैं, इनके साथ जो विशेष तरह का अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, ये बंद होना चाहिए। इनके लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ ये अपने उत्पीड़न के बारे में बात कर सकें। सिर्फ़ इतना ही था। ये भी नहीं था कि बहुत लोगों को दंडित किया जाएगा, ये किया जाएगा और वो जो कमिटी बनाई गई जो इसकी जाँच करेगी, वो भी सब प्रशासन के हाथ में था। कौन उसमें होगा, कौन नहीं होगा, हुँ, हुँ, वगैरह-वगैरह। कैसी वो कमिटी बनती है, हम लोग सब समझते हैं। इसके बावजूद इतनी कमजोरियों के बावजूद, इतनी त्रुटियों के बावजूद, ये छोटी-सी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं थी मनोवादियों को और उन्होंने एकदम जैसे कि वो फ़िल्मों के खिलाफ वो करनी सेना और वो सब कर वैसे ही बिल्कुल सड़क पर उतरना, तमाम नेताओं का साथ देना कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाजपा से हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, भाजपा ने हमारे साथ गद्दारी की है और इससे ये साबित हुआ कि बिल्कुल जो सवर्ण है, इस तरह के मनुवादी सवर्ण, वो भाजपा को अपनी पार्टी मानते हैं और भाजपा भी उनको अपना मानती है। ये पूरी प्रक्रिया अगर हम देखें तो। तो उन लोगों जी, ने ये बवाल काटा कई जगहों पर, उन्होंने सड़कों पर आके प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी बात जो हुई, कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। हुँ, इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए महीनों लग जाते हैं, साल बीत जाते हैं और बड़े-बड़े मामलों में भी जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है, उसमें स्टे नहीं देती है सुप्रीम कोर्ट। जब हुँ, 370 का मामला गया, उन्होंने स्टे नहीं दिया।
जब हम्म। सीएए का मामला गया तो उन्होंने स्टे नहीं दिया। वक्फ बोर्ड का मामला गया और सब में उन्होंने कहा इसमें त्रुटियां हैं, इसमें गड़बड़ हो सकती है वगैरह, लेकिन स्टे नहीं किया। ये बड़े बड़े मामले जो तमाम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, उसमें स्टे इन्होंने नहीं दिया। कई चीजें हम और आप और भी खोज के निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मामला क्या था इसमें? यूजीसी कह रही है कि स्टेट कॉलेजेस में, सिर्फ स्टेट के कॉलेजेस में जो कमजोर तबकों के लोग हैं, अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है तो हम एक कमेटी बनाएंगे, वो हमारे ही हम्म। द्वारा नियुक्त किए गए लोग होंगे, और वो कमेटी देखेगी कि उत्पीड़न हुआ है कि नहीं और इसके लिए क्या होना चाहिए। बस इतना ही तो था। किसी को जी। ना दंडित किया जा रहा था, ना किसी को जेल भेजा जा रहा था, ना ये कहा जा रहा था कि एससी एसटी एक्ट के तहत उनको सजा दी जाएगी। ये भी नहीं कहा गया कि जो केंद्रीय संस्थान है जहां सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, वहीं के सबसे ज्यादा केसेस उजागर हो रहे, उनको इसके परिधि के ही बाहर रखा। लेकिन इसके बावजूद इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिछले 10-11 सालों में जो हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, जो कई राज्यों में भी शासन चला रही है, उन्होंने जो मनुवादी तबके हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, कुछ जातियों में उनका मन इतना बढ़ा दिया है, उनको हम्म। इस कदर समझा दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि हम तो मनुस्मृति को लागू करेंगे। मनुस्मृति में तो जी। साफ तौर पे लिखा है कि आप गरीबों के साथ, छोटी जातियों, तथाकथित छोटी जातियों के साथ जो भी करना चाहे करे, वो जायज है। ये ऐसा एक संदेश खतरनाक गया है मनुवादी हिस्सों में, जो अपर कास्ट है उनमें, कि उनको लगा कि ये छोटी सी चीज भी बर्दाश्त नहीं है। क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? उनका कुछ कुछ नहीं नहीं होना बिगड़ने था, वाला, बहुत बहुत वेग था। बहुत कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन वो भी उनको बर्दाश्त नहीं था। असली चीज तो समझने वाली ये है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है दूसरों का हम्म। उत्पीड़न करना, अत्याचार करना, मार डालना, बलात्कार करना, सब कुछ कर देना। आप जब रोहित वेमुला की पूरी कहानी में जाएंगे आप, और हम तो जा चुके हैं, क्या जी। सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे? एक तरफ तो हम्म। कह रहे थे कि ये दलित है ही नहीं, ये ठीक है, और दूसरा कि ये खुद ही बदमाशी कर रहा था। वो जो हम्म। दत्तात्रेय के हैं वो अब गवर्नर बना दिए गए थे। जी। स्मृति ईरानी मिनिस्टर थी। इन लोगों ने जो खेल खेला उसकी वजह से वो मर गया। लेकिन इस सब के बावजूद केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को उन्होंने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं लाने का काम किया। तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत खतरनाक बात है। अगर वास्तव में कोई बहुत बड़ी सुरक्षा नीति बन रही थी कमजोर तबकों के लिए, और कुछ बहुत सख्त दंड उन लोगों को दिए जाने वाले थे जो उनका उत्पीड़न करते हैं, और उत्पीड़न करने वाले ये भीड़ के लोग नहीं हैं, उत्पीड़न करने वाले प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, इस तरह के लोग हैं। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, इतना कमजोर ये गाइडलाइन था, लेकिन इसको भी मनुवादी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, और उनके हल्ला मचाने के सामने, उनके इस बीजेपी से इस्तीफा देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनकी उनको सुनवाई का, यूजीसी पहुंची भी नहीं सुप्रीम कोर्ट। यूजीसी हम्म। अपनी गाइडलाइंस का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची भी नहीं। केवल वो वकील वहां पहुंचे जो गाइडलाइंस पर स्टे की मांग कर रहे थे। मतलब बराबरी के नाम पर, कमाल है, बराबरी और समानता के नाम पर। और वो तो बाय चांस है, हम उनको क्या कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करेंगे इंदु जयसिंह जैसे महान बड़े वकीलों का, कि उन्होंने वहां जाकर के हस्तक्षेप किया और कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप सुनवाई का भी मौका नहीं दे रहे हैं पीड़ित पक्ष को, और आप स्टे दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पर स्टे के हम्म। पीछे उन्होंने क्या क्या दलीलें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों को,
तो निराशा होती है ना कि इससे समाज हम्म, में विघटन पैदा हो जाएगा, इससे मतलब सिविल वॉर हो जाएगी, कैंपसेस में सिविल वॉर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप लोग? आप ये कह रहे हैं कि आप उत्पीड़न बर्दाश्त कीजिए, आप नहीं तो अत्याचार सिविल वॉर हो बर्दाश्त जाएगा। कीजिए और आप गले में फंदा लटका के मर जाइए, वही सबसे अच्छा रास्ता है आपके लिए। और आप हल्ला मत मचाइए, क्योंकि आपके हल्ला मचाने से समाज में विघटन पैदा हो जाएगा और दुर्भावना बढ़ेगी। मतलब ये तो इतनी खतरनाक बात है कि अब तो देश के भविष्य के बारे में बहुत चिंता होने लगी है। और आप कमाल की बात देखिए, जो पार्टीज, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की मांग करते हैं, हल्ला मचाते हैं, ये हम्म, नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनके बड़े नेता, उनके सांसद जो सवर्ण हैं, वो सब हम्म, सुप्रीम कोर्ट के स्टे का स्वागत कर रहे हैं, जैसे कि देश को बचाने का काम उन्होंने किया है। और कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ जो इन गाइडलाइंस को स्टे कर दिया गया है। ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। हम्म, मुझे बड़ी खुशी है कि सीपीआईएम ने पहले तो गाइडलाइंस के कमजोर होने की बात को कहा, और जब ये आया स्टे तो इसका विरोध किया। हमारे जो एमपी है जॉन ब्रिटास, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा। लेकिन बाकी लोग, आप देखिए किस पर विश्वास किया जाए, किससे उम्मीद हम्म, की जाए? भारतीय जनता पार्टी तो एक घोषित मनुवादी पार्टी, वो तो कहते हैं हम मनुवादी हम्म, हैं। लेकिन ये बाकी सब तो संविधान और डॉक्टर अंबेडकर और फलाना और ढिमका, इनको सबको मानने और क्या सबका महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। ये इनकी असलियत भी तो आज सामने आ गई है। बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा हुई है। इसका मतलब हम्म, ये साफ साफ मैं बताऊं आपको कि देश के कुछ लोग, बड़ा काफी बड़ा हिस्सा, ये मांग कर रहा है कि मुझे लिंच करने दो, मुझे अल्पसंख्यकों को लिंच करने दो, इस पर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मुझे कॉलेजों में जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको उनका उत्पीड़न करने दो, उनको हम्म, मजबूर करने दो कि वो आत्महत्या करें। ये उनकी मांग है दरअसल। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और इसका जो विरोध होना चाहिए वो हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। ये बात सही है हम्म, कि जब ये लोग विरोध करते हैं तो सारे रील्स सोशल मीडिया में खूब चलते हैं। लेकिन जो हमारे दलित समुदाय के लोग, जो पिछड़े, वो भी कर रहे हैं विरोध, वो भी हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन वो हल्ला सुनाई दे नहीं रहा है। और फिर उसी बात पर हम आ जाते हैं कि मीडिया में हम लोगों की बात कहने वाले कितने लोग हैं। मीडिया में एडिटर्स, एंकर्स, न्यूज़ चैनल के ओनर्स, अखबारों के क्या कहते हैं मालिक, इनमें जो जो पीड़ित जातियां हैं उनके कितने नुमाइंदे हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि नहीं, सेक्युलर लोग हैं, उदार लोग हैं, ये काम चल जाएगा इससे, लेकिन वो हो नहीं रहा है और हो भी होगा भी नहीं। मैं पहले दिन से ही सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहा हूँ कि सरकार की मंशा डाउटफुल है कि वो सरकार जिसके राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलित एट्रोसिटीज में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सब में एट्रोसिटीज जो है ना सबसे टॉप लेवल पे है, वहां पे तो न्याय मिल ही नहीं रहा है। तो क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी? मुझे पहले से पता था कि 2-4 दिन में मामला ये शांत हो जाएगा। एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से अपने ही लोगों से विरोध करा के मीडिया में दिखा के। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट विरोध में सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं कहा गया। सरकार पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द भी नहीं, जो लोग विरोध कर रहे थे। और सरकार के वकील कोर्ट में जाकर कुछ भी नहीं बोले, अपने एक्ट को ही डिफेंड नहीं कर वो तो पाए। मैं कह तो रही एक हूँ। तरह की लीला थी ना, वोट बैंक की लीला थी कि दोनों को साधो। जी, डिवाइड ये एंड सिर्फ रूल वोट बैंक ही एंड नहीं वोट। है, सिर्फ वोट बैंक भी नहीं है, ये नहीं है, ये उनका उनकी विचारधारा है। वो इसको हाँ। सही मानती है। मनुवादी न्याय व्यवस्था को वो सही मानते हैं। जो असमानता पर आधारित न्याय प्रणाली है, उसको वो उचित मानते हैं। अब लोग इसको समझे, इससे सही नतीजे निकाले, असली लड़ाई वही है। हम लोग
नहीं, मैं जितने लोगों एक को एक बात समझाते मैं हैं। समझता हूँ, आप तो मुझे जानती हैं व्यक्तिगत तौर पर और कई सारे भेदभाव का शिकार मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो झुकता नहीं, मैं तो लड़ता रहता हूँ। ये इतने लाखों लाख बच्चे पढ़ते होंगे और जुर्म सहना भी उतना ही अपराध है। जुर्म करने वाला तो अपराधी है ही, जी, सहना भी अपराध है। जब आदमी सुसाइड कर जी। लेता है तो सुसाइड तो लड़ो ना कम से कम। डायरेक्टर से भिड़ो, प्रोफेसर से भिड़ो। तो इतनी भी हिम्मत इस समाज में नहीं है, तो न्याय हर जगह तो कानून रहेगा नहीं। कानून तो वैसे एक बात है, लेकिन प्रशासन अगर भेदभावपूर्ण हो तो कानून भी डिफंक्ट हो जाता है। कानून का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो इसका कोई अरे आपको रेजिस्टेंस क्यों नहीं मालूम होता? है कि अभी क्या हुआ है कि बागपत में डीएम ने 26 तारीख को एक संविधान पार्क का उद्घाटन किया। उसमें प्रस्तावना है और प्रस्तावना जी, में डीएम ने अपनी तरफ से धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता और तीसरा जो क्या है, जो बाद में जोड़ा, वो सब समाजवाद। हटा दिया। समाजवाद हटा दिया हुँ, अपने अपनी तरफ से। और जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये तो मूल संविधान में नहीं था। अरे मूल संविधान तो पचासों बार बदला गया है, उसमें इतने संशोधन हुए, आपको यही तीन हुँ, शब्द आपत्तिजनक मालूम हो रहे थे? तो आप देखिए, प्रशासन हो या सरकारें हो या ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हों या ये लोग जो सड़कों पर हल्ला मचाते हो, ये सब पूरी ताकत अपनी लगा रहे हैं कि संविधान में जो कुछ दर्ज हुआ है और हमारे रूल ऑफ लॉ में जो कुछ है, ये सब बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और मनुवादी हुँ, कानून को पूरी तरह से, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। मैं तो इसके बारे में पहले ही बोल चुकी हूँ। अब तो वाकई में डर लगने लगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर स्टे दे दिया तो क्या कहा जाए? हुँ। चलिए मार्च में डेट लगी है, मार्च में देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक आखिरी सवाल व्हाट नीड्स ये टू बी मेरा डन? कहने का मतलब मार्च से समाज भी पहले तो इस कुछ पर, वही तो जब तक समाज जो इसके खिलाफ है जागेगा नहीं, जब तक वो भी हुँ, अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करेगा, सड़कों पर कुछ होगा नहीं, हम लोग कुछ इसकी कोशिश करें, तो मार्च में क्या होगा? मामला लंबित होता बिल्कुल। चला जाएगा। जब एक बार आपने स्टे हाँ, कर हाँ। दिया है तो मामला लंबित होता, नहीं, हाँ आगे सुनवाई करेंगे। मुझे लगता है तो कि है बहुत। रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। खाली लोग इतना हाँ, टेररिस्ट हो गए हैं कि डरते हैं कि क्या होगा। वैसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी नहीं है, तो आईएएस वैसे भी आईपीएस ही बन मारे जाए तो जा क्या रहे हैं। फर्क पड़ता है। हाँ। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दिल्ली आइए लौट के, तो फिर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिन हो गया आपसे हाँ बातचीत किए जी, हुए। शुक्रिया दोस्तों, और देखते रहिए अम्बेडकरनामा। और सिर्फ कानून प्रशासन तो अपनी जगह है, लेकिन आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो कम से कम इतना तो कह दीजिए, हाउ डेयर यू। नो कहने की आदत डालिए और मुंह पर जवाब देने की आदत डालिए। इससे बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। थैंक यू मैम। शुक्रिया।